मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है बच्चों, वो होता है लोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज अर्थात इस मैंगनीज में लोहांश या लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे लोह धात्विक खनिजों में शामिल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि यह काला, कठोर और लोहे जैसा धातु होता है। इसका उपयोग जो होता है बच्चों, वो लोहे के साथ में इस्पात बनाने में, लोह मिश्र धातु में, रासायनिक उद्योग जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, टाइल्स बनाने, चमड़ा, शीशा, माचिस, फोटोग्राफी और रंगीन ईंटों के निर्माण में इनका मैंगनीज का प्रयोग बच्चों करते हैं। ठीक है, तो मैंगनीज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट खनिज होता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है देखो बच्चों, इसके उत्पादन क्षेत्र है उड़ीसा में बोनई, क्योंझर, सुनारगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगीर प्रमुख इसके क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर। इसके बाद कर्नाटक में देखो बच्चों तो धारवाड़, बेल्लारी, बेलगांव, चिकमंगलूर, शिमोगा आदि। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिले। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि। तो इस प्रकार से हम उत्पादन के रूप में देखें बच्चों तो ये उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मैंगनीज मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं मानचित्र के द्वारा कि मानचित्र में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि मैंगनीज क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं बच्चों, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सुंदरगढ़, बोलनगीर, क्योंझर, बोनाई, उत्तर कोरापुट। ठीक है, और ये कर्नाटक के कुछ हिस्सों में धारवाड़, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, शिमोगा, उत्तर कन्नड़। महाराष्ट्र में बच्चों रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा। मुख्य रूप से बच्चों इस क्षेत्र में यहाँ पर और यहाँ पर, साथ ही गुजरात के इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में मैंगनीज की प्राप्ति होती है बच्चों। ठीक है, विशेष रूप से उड़ीसा में, उसके पश्चात ये मध्य भारत के इन क्षेत्रों में जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आते हैं। साथ ही कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर मैंगनीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा एलोह धातुओं के अंतर्गत बॉक्साइट। बच्चों एलो जो धातु होती है उसके अंतर्गत पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क होता है बच्चों और इससे एल्यूमिनियम धातु हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो बॉक्साइट अयस्क से हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। इसका जो रंग होता है बच्चों वो लोहांश की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। जिस अयस्क में या जिस बॉक्साइट में जितना लोहांश पाया जाता है बच्चों उसी के अनुसार उसका रंग होता है। जैसे कि सफ़ेद से गुलाबी या लाल रंग, सफ़ेद से गुलाबी रंग के बीच में कहीं भी या लाल रंग भी इसका हो सकता है बॉक्साइट का। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका उपयोग देखें तो बर्तन बनाने में, बिजली के तारों के लिए, धातु उद्योग में, वायुयान में, मोटर गाड़ी निर्माण में, क्योंकि ये हल्का होने के कारण यहाँ वायुयान में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। तो देखा कि बॉक्साइट विभिन्न प्रकार के काम में आ सकता है। इसके बाद देखते हैं कि उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है। तो आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन बच्चों ओडिशा राज्य में होता है। जिसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य आते हैं। उड़ीसा में कहाँ बच्चों, कालाहांडी, कोरापुट, ये दो मुख्य जिले हैं जो कि बॉक्साइट की भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इनकी पेटी है जो कि आंध्र प्रदेश तक विस्तारित देश का वृहत्तम क्षेत्र है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो जाती है एक पट्टी, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा बच्चों झारखंड के अंदर लोहारडागा, नेतरहाट पठार, गुजरात में भावनगर, जामनगर, महाराष्ट्र में बच्चों कोलाबा, ठाणे, कोल्हापुर, सतारा, छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक पठार तथा मेकाल श्रेणी, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट में। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट हमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से बच्चों बॉक्साइट उड़ीसा में प्राप्त होता है और इसकी एक वृत्त पट्टी है बच्चों जो कि ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इस मानचित्र के द्वारा बच्चों हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है।
यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, साथ ही ये गुजरात वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और दक्षिण तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में पेटियों के रूप में बॉक्साइट हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर हम पलामू, एक यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में पलामू, रांची, सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंदर, रायगढ़, बिलासपुर, अमरकंटक, मेकाल, कटनी, इसके बाद कालाहांडी, कोरापुट, सलेम, ये बच्चों यहाँ पर सलेम तमिलनाडु में, नीलगिरी, कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में, मैदुरई ये तमिलनाडु में, बेलगांव बच्चों कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, इसके बाद कोलाबा, सूरत, जामनगर और साबरकाठा ये गुजरात में। इस प्रकार से बॉक्साइट का उत्पादन बच्चों विभिन्न राज्यों में किया जाता है। और बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक धातु या एक सीधा रूप से खनिज ना होकर के एक अयस्क होता है बच्चों। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बच्चों तांबा। तांबा है वो बहुत पुराने समय से, आदिम समय से ही तांबे का प्रयोग मानव के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस तांबे को यदि हम टिन के साथ मिला दें बच्चों तो कांसा बनता है। तांबे को जस्ते के साथ मिलाने पर पीतल का निर्माण होता है। तांबे लोहे में यदि थोड़ा तांबा मिला दिया जाए बच्चों तो इस्पात का निर्माण भी होता है। और सोने में कुछ मात्रा में तांबा के मिलाने से जो आभूषणों को दृढ़ता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से तांबा किसी अन्य धातु में मिलाने के पश्चात किसी तीसरी धातु या तीसरे प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बिजली के उद्योग, टेलीफोन, रेडियो आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। इसके उत्पादन के रूप में देखें बच्चों कि इसका उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू खेतड़ी के अंदर व अलवर के खोदरीबा जिलों में तांबा पाया जाता है। उपरोक्त के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तांबा पाया जाता है। बच्चों ये खेतड़ी, राजस्थान का जो खेतड़ी है ये पुरातन समय से ही तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र रहा है। ठीक है, हम कांस्य युगीन सभ्यता देखते हैं बच्चों, ठीक है, वहाँ पर भी इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तो इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों कि राजस्थान के झुंझुनू अलवर ज़िले में, दक्षिणी राजस्थान में, साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, हजारीबाग यहाँ पर हमने देखा, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम, बालाघाट मध्य प्रदेश में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, कुड्डालोर तमिलनाडु में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, हासन कर्नाटक में, झुंझुनू राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में, अलवर राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में और उदयपुर भी राजस्थान में। अर्थात यहाँ देखा जाए बच्चों तो राजस्थान की स्थिति काफ़ी मजबूत है तांबा उत्पादन में। ठीक है, तो हमने मानचित्र के द्वारा देखा कि भारत में तांबा उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चों जितने भी मैप हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, खाली मैप में सभी मानचित्र को अपने खाली मैप में दर्शाना है और उन्हें देखना है, क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चन मैप के आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के, और उन मैप में दर्शाने होते हैं कि ये स्थिति दर्शाइए, तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उन्हें मानचित्र में दर्शाइए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जितने भी मैप हम हमारे यहाँ दिखाएंगे उन्हें सभी मैपों को अपनी खाली जो मैप हैं, खाली जो हमारे जो मानचित्र हैं उनमें दर्शाना होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है अभ्रक। बच्चों अभ्रक का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, आइए देखते हैं। आग्नेय और कायांतरित शैलों में अनेक रंगों में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, यह पारदर्शक होता है, लचीला, तापरोधी और विद्युत रोधी होता है। बिजली की मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग,
सजावट के सामान एवं मकान आदि में अभ्रक का उपयोग किया जाता है बच्चों। भारत विश्व का सर्वाधिक उत्पादक देश है। भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, और भारत में भी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि झारखंड में हजारीबाग पठार में पाया जाता है, और कोडरमा बच्चों, ये कोडरमा नामक जो स्थान है वो विश्व की सर्व प्रसिद्ध अभ्रक की मंडी है। सबसे ज़्यादा फेमस जो अभ्रक की मंडी है विश्व की बच्चों, वो है कोडरमा, जो कि झारखंड में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में, राजस्थान में बात करूँ तो बच्चों भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर जिलों में अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा बिहार में गया और मुंगेर, कर्नाटक में कैसूर व हासन, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया व बांकुरा जिला और तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई जिलों में ये पाया जाता है। तो हमने देखा कि भारत में काफ़ी अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। मानचित्र में देखने से पता चल रहा है कि यह अभ्रक जो गोला बना हुआ है बच्चों, यह अभ्रक को दिखाता है, बाकी दूसरे अधात्विक खनिजों को बताता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभ्रक उत्पादन यहाँ है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा मैं बात आंध्र प्रदेश में आदि स्थानों पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो अभ्रक का उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। हमने धात्विक खनिज पढ़े बच्चों, हमने अधात्विक खनिज पढ़े। धात्विक खनिजों में भी बच्चों लौह और अलोह। ठीक है, जैसे हमने वर्गीकरण पढ़ा था बच्चों, उसके अनुसार हमने देखा था धात्विक में लौह और अलोह दोनों का अध्ययन किया और अधात्विक का भी अध्ययन किया बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा या ईंधन की प्राप्ति होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, इनके अनेक प्रकार के आधार है ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण करने के। जैसे कि बच्चों पहला वर्गीकरण कर सकते हैं ऊर्जा स्रोत के आधार पर। ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस प्रकार से है, पारंपरिक या गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, जलाऊ लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, पशु अपशिष्ट और पशु शक्ति। ये जो चीज़ें हैं बच्चों ये पारंपरिक रूप से हैं। ठीक है, पुराने समय में या अवाणिज्यीकरण के दौरान इनका उपयोग किया जाता रहा है। हजारों सालों से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। यदि हम बात करें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तो उसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, नाभिकीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो कि नए या वाणिज्यिक रूप में हमारे सामने है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो प्रकार के हमने विभाजन किया ऊर्जा स्रोत के आधार पर ऊर्जा संसाधन का। इसके बाद देखते हैं बच्चों ऊर्जा संसाधनों का अगला प्रकार क्षयशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है बच्चों। तो हम देख सकते हैं कि ऊर्जा संसाधनों का क्षयशीलता के आधार पर, क्षयशीलता का मतलब होता है बच्चों कि खत्म होने, समाप्त होने की, क्षय यानी नष्ट होने की अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो समाप्त होने की अवस्था के आधार पर हमने देखा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन हो सकते हैं। नवीकरणीय के अंतर्गत ऐसे ऊर्जा संसाधन रखेंगे बच्चों जो उपयोग में आने के पश्चात समाप्त नहीं हो सकते, और अनवीकरणीय के अंतर्गत ऐसे ऊर्जा संसाधन होंगे बच्चों जो कि उपयोग में आने के पश्चात समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस प्रकार के संसाधन हैं जो कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात उनकी दोबारा प्राप्ति नहीं हो सकती, समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। तो लगातार रूप से यदि हमने इनका उपयोग किया, अतिरेक मात्रा में यदि हमने उनका उपयोग किया तो ये क्या होगा, कुछ समय के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात ये समाप्ति की ओर चले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में
जैसे कि सूर्य है, वायु है, जल है, ज्वार शक्ति है, ज्वार ऊर्जा, पशु, वनस्पति और मनुष्य। ये इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं जो एक बार उपयोग में आने के पश्चात भी समाप्त नहीं होते। अब यहाँ सूर्य है या फिर विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, कितना ही इनका यूज लो ये समाप्त नहीं होते, अर्थात इनका उपयोग हम लगातार रूप से, अनवरत रूप से कर सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग एक बार कर लेने के पश्चात वो समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं बच्चों। तो इनका एक प्रकार हमने और देखा ऊर्जा संसाधनों का क्षयशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि ऊर्जा संसाधनों के अगला प्रकार परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत में बच्चों कोयला और पेट्रोलियम आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा गैर परंपरागत में ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा आती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के हमने वर्गीकरण देखे जो कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं अलग अलग आधार पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि देश में ऊर्जा निम्न प्रकार से प्राप्त की जा रही है। कोयले से 55% ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, पेट्रोलियम से 30%, प्राकृतिक गैस से 8% और जल से 5%। इस प्रकार से हम अलग अलग क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं भारत में बच्चों वो कोयले से प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद प्राकृतिक गैस और उसके बाद जल शक्ति के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, ये क्या काम आता है और इसकी स्थिति कैसी है, इसका निर्माण कब कब हुआ, आदि चीज़ें हम देखते हैं कि कोयला कहाँ है। गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप में प्राप्त होता है बच्चों। कोयले के दो प्रकार के निक्षेप हो सकते हैं, एक तो गोंडवाना निक्षेप, ये पुराना है बच्चों, और टर्सरी ये नवीन निक्षेप है। ठीक है, तो उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होगा बच्चों वो गोंडवाना निक्षेप के अंतर्गत मिलेगा, और कमजोर किस्म का जो कोयला होगा बच्चों वो टर्सरी काल में निक्षेप में मिलेगा। भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना काल का है और कुछ मात्रा में भारत में टर्सरी निक्षेप भी प्राप्त होते हैं। भारत में गोंडवाना कोयला उच्च कोटि का होता है और भारत में 99% कोयला गोंडवाना कोयला ही उत्पादित होता है। ठीक है, तो भारत में कोयले की स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। कोयला 4 प्रकार का हो सकता है बच्चों, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में 80 से 95% कार्बन, बिटुमिनस में 55 से 80% कार्बन और भारत में सर्वाधिक यही मिलता है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन और पीट में 40% से भी कम कार्बन। बच्चों पुराने समय में, पुराना आदिकाल में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी या उसकी समस्त घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय पृथ्वी की उलट पुलट में जो वन और वनस्पति जो दब गए, ठीक है, उन्हीं वनस्पतियों से कोयले का निर्माण हुआ और सूक्ष्म जीव जो दबे उन सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चों पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण लगातार रूप से होता जा रहा है। उस ताप और दाब के कारण जो लकड़ी थी, ठीक है बच्चों, जो वन थे, वनस्पति थे, उनसे कोयले का निर्माण हो रहा है, प्राकृतिक कोयले का। और हम देखते हैं बच्चों जो पीट प्रकार का कोयला है वो लगभग लकड़ी जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, कुछ हजार सालों बाद में पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और इस प्रकार से उच्च क्वालिटी का कोयला बनता जाएगा। लेकिन ये उच्च दाब और ताप के अंदर एक समय के बाद में होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा कि कोयला 2 प्रकार के निक्षेप में प्राप्त होता है, गोंडवाना निक्षेप और टर्सरी निक्षेप। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखते हैं कि वितरण कहाँ कहाँ पर है। गोंडवाना कोयले का वितरण है बच्चों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंडवाना कोयले का निक्षेप मिलता है। जबकि टर्सरी कोयले का जो निक्षेप मिलता है बच्चों वो असम, राजस्थान और तमिलनाडु में मिलता है। असम में माकूम नजीरा नामक स्थान पर, राजस्थान में पलाना बीकानेर में और तमिलनाडु में नेवेली नामक स्थान पर टर्सरी कोयले
की प्राप्ति होती है। जबकि मैं गोंडवाना क्षेत्र में बात बताऊं बच्चों, तो यहाँ झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा व रामगढ़ नामक स्थानों पर कोयले की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज व बराकर, ओडिशा में बच्चों तालचेर जिला, छत्तीसगढ़ में कोरबा, तातापानी, चिरमिरी, सेंदुरगढ़ नामक स्थानों पर हमें कोयले की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ये सिंगरौली नामक जो स्थान है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है, अर्थात यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। मोहापानी और पेच कन्हन तवा, ये एक ही है बच्चों, एक ही क्षेत्र है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करूँ, सिंगरेनी तंदूर। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली बात है बच्चों कि सिंगरौली तो है मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में। इन दोनों शब्दों में नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से इनको देखना है बच्चों, ठीक है। सिंगरौली है मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं मानचित्र के द्वारा कि ये स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। बच्चों इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये पूरी एक बेल्ट है बच्चों। इसके अंतर्गत कोयले का भारी निक्षेप हमें प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है वो इसमें नाम में दिए हुए हैं। इसके बाद देखें बच्चों, एक दूसरी पट्टी है। इस पट्टी के अंतर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी शामिल है। इसके अलावा नेवेली नामक स्थान पर, यहाँ तमिलनाडु में टर्सरी कोयला मिलता है। उमरसर गुजरात में भी कुछ मात्रा में कोयला मिलता है। पलाना बीकानेर में जो कि राजस्थान में, यहाँ भी टर्सरी कोयला मिलता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी टर्सरी कोयला मिलता है बच्चों। और इसके अलावा यहाँ असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में भी टर्सरी कोयला मिलता है। और मुख्य रूप से गोंडवाना जो कोयला मिलता है बच्चों, ये इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। तो ये मुख्य बातें हैं, देखने वाली बात है, मानचित्र में बनाने वाली बात है। और इन सब चीज़ों को या स्थानों को हमारे खाली मैप में हमें बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखना है एक बार अच्छे से कि किस प्रकार से ये हमें दिखेंगे और किस प्रकार से हमें अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैप में नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से देख लेना है इसको। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम पेट्रोलियम। बच्चों स्लाइड आगे बढ़ती समय यदि आपकी कोई चीज़ छूट जाए या देखने से रह जाए या उसको ज़्यादा हमें देखना है तो उस वीडियो को वहीं उसी जगह पॉज कर देना है और उसे अच्छे से देखना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो उसके बाद देखते हैं हम अगला पेट्रोलियम। बच्चों मैंने बताया अभी जिस प्रकार से कोयले की उत्पत्ति वनस्पति से होती है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम की उत्पत्ति भी सूक्ष्म जीवों से होती है। और सूक्ष्म जीव जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो उनमें परिवर्तन होता है, उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो पेट्रोलियम का निर्माण होता है। द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और तरल सोना कहलाता है, ठीक है बच्चों। और वर्तमान समय में तो पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिन देशों के पास में या जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम ज़्यादा मात्रा में है वो आज की तारीख में आर्थिक विकास के दौर में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसे तरल सोना कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या आता है हम सब जानते हैं बच्चों। मोटर वाहन में, रेलवे, वायुयानों में ऊर्जा के रूप में उपयोग में आता है। सह उत्पाद इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं बच्चों पेट्रोलियम के। वो कौन कौन से होते हैं? उर्वरक के रूप में कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक और साबुन आदि में इसका प्रयोग सह उत्पाद के रूप में होता है। बच्चों में एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है ये काले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है। यहाँ पर पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। और इस पेट्रोलियम से आसवन विधि के द्वारा अलग अलग उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है या डीजल है, केरोसिन है, वैसलीन है, ठीक है बच्चों। और डामर है, जो डामर से हमारी सड़क बनती है
वो भी इसी से ही हमें प्राप्त होता है। तो बहुत सारे उत्पाद इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं और इसे हम क्या गाढ़ा होता है, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये स्नेहक तेल, ठीक है बच्चों, और जो भी हमें बताई दे रहे हैं सब इसी पेट्रोलियम से आश्वन विधि के द्वारा अलग अलग तापमान पर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो ये कार्य करता है उसे कहते हैं रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाने, ठीक है बच्चों। तो ये कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम, उसको रिफाइन करके उसमें से अलग अलग उत्पाद हम प्राप्त करते हैं रिफाइनरी के अंदर, ठीक है। इसको आगे देखेंगे हम। तो यहाँ हम देख सकते हैं टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। जो टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में, क्योंकि अवसादी चट्टानों में ये रुक सकता है, वहीं पर ये स्टोरेज हो सकता है, इस वजह से उन्हीं चट्टानों में यह प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है। असम में डिगबोई, नहरकटिया और मोरान, ये सबसे पुराने क्षेत्र थे बच्चों। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ या पेट्रोलियम प्राप्त हुई वो डिगबोई में ही हुआ। उसके बाद गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, महसाणा, नवागांव, कोसांबा और लुनेज आदि क्षेत्रों में हमें प्राप्त होता है। अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्रों का अर्थ होता है बच्चों तट से दूर, भारत के जो तट है उससे दूर समुद्र में क्या होता है, यदि ये तट है बच्चों तो तट से दूर यहाँ पर समुद्र में कुआं खोद करके वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है पानी के अंदर की तली के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर जो तली होती है उसमें भी छेद करके वहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। मुंबई हाई, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर समुद्र में, ठीक है। इसी तरीके से अलिया बेट, दूसरे प्रकार के अपतटीय क्षेत्र भी हैं। पश्चिमी राजस्थान तथा कृष्णा गोदावरी कावेरी के बेसिन में कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर भी इसकी तलाश की जा रही है और कुछ मात्रा में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, ठीक है बच्चों। भारत में 23 तेल शोधक कारखाने हैं, जिनमें 5 निजी और संयुक्त क्षेत्र की और 18 सरकारी रिफाइनरी है। तेल शोधक कारखाने रिफाइनरी है बच्चों जो कि भारत में 23 है, 5 ऐसी है जो कि या तो निजी क्षेत्र की है या संयुक्त क्षेत्र की है, और 18 ऐसी है बच्चों जो कि केवल सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम के साथ ही इनकी उत्पत्ति होती है बच्चों, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं वहीं ये गैस हमें प्राप्त होती है। हल्की होने के कारण तेल के कुएं के ऊपर स्थित होती है। हल्की होने के कारण चूंकि गैस हल्की होती है और पेट्रोलियम द्रव गाढ़ा होता है, इस वजह से उन्हीं स्थानों पर ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है बच्चों। इसका उपयोग क्या होता है, उर्वरकों के निर्माण में, ताप गृहों में, उद्योगों में, घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है बच्चों। उत्पादन वही है जहाँ तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं के साथ साथ पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, त्रिपुरा, राजस्थान में, गुजरात में एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में भी प्राकृतिक गैस मिलती है बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त हो रही है भारत में। मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से यह प्राप्त हो रही है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि तेल क्षेत्र जहाँ बिंदु लगी हुई है वो तेल क्षेत्र है, और जब त्रिभुज बना हुआ है वो गैस क्षेत्र है। यहाँ मैं बात करूँ बच्चों तो असम के डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, शिवसागर, बदरपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, इन क्षेत्रों में, यहाँ पर पूर्वोत्तर के इन क्षेत्रों में हमें तेल, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ उड़ीसा तट और कृष्णा गोदावरी बेसिन पर, यहाँ पर हमें गैस प्राप्त हुई है, ठीक है। प्राकृतिक जो गैस है वो हमें यहाँ इन क्षेत्र में प्राप्त हुई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कावेरी बेसिन में भी हमें पेट्रोलियम और गैस की प्राप्ति हुई है, ठीक है, कावेरी बेसिन में। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों अपतटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर अलिया बेट, मुंबई हाई और बसीन, ये सब अपतटीय क्षेत्र है, यानी कि तट से दूर। इन अपतटीय क्षेत्रों में भी हमें गैस और तेल की प्राप्ति होती है। गुजरात में बात करूं बच्चों तो महसाना, कलोल, खंबात, अंकलेश्वर, यहाँ पर भी हमें तेल क्षेत्र, तेल की अत्यधिक रूप से हमें प्राप्ति होती है। और राजस्थान में बच्चों बाड़मेर में भी यहाँ पर
गैस की प्राप्ति हो रही है और अभी तेल की भी खोज हुई है। इस प्रकार से देखें बच्चों तो भारत में तटीय क्षेत्रों में या फिर यूँ कहूँ ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में ही हमें तेल और गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इस मैप को देख लेना है, अच्छे से समझना है और अपने खाली मैप में भी इसको बनाना है। इसके बाद बच्चों बताऊं कि भारत में तेल शोधक कारखाने, तेल रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है, ये इस मानचित्र में दिया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर भटिंडा, यदि मैं बात करूँ उत्तर से, यहाँ पर भटिंडा, पानीपत, मथुरा, जगदीशपुर, वाराणसी, बिना, बरौनी, डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती, बोगाईगांव, ठीक है, हल्दिया, दतारी, यहाँ पर ये हल्दिया है बच्चों पश्चिम बंगाल में, दतारी, विशाखापट्टनम, तातीपाका, चेन्नई, नारिमनगम, कुडिलिलोर, नागपट्टिनम, तुथुकुडी, कराईकल, मैंगलोर, मंजेश्वर, अम्बलामुगर, कोच्चि, ट्रॉम्बे, देवगढ़, कोयली, जामनगर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी जो रिफाइनरी है वो विस्तृत रूप से है। यहाँ पर ये भी देखने को बात मिलती है बच्चों कि हमारी रिफाइनरी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में है, क्योंकि भारत में जो पेट्रोलियम जो है वो बाहर से, मैक्सिमम जो पेट्रोलियम है बच्चों वो बाहर से आयात करना पड़ता है। यहाँ पर जामनगर की रिफाइनरी है बच्चों, ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है, जो कि भारत में स्थित है। ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि भारत बाहर से आया हुआ पेट्रोलियम है बच्चों, कच्चा जो तेल है वो आकर के यहाँ से रिफाइन होकर के वापस दूसरे देशों में या छोटे देशों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से हम कुछ भारी मात्रा में आयात करते हैं और कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात भी करते हैं, क्योंकि रिफाइनरी भारत में काफ़ी सशक्त है, ठीक है, काफ़ी अच्छी इनकी क्षमता है और इनमें विशेष रूप से मैं बात करूं तो तटीय क्षेत्रों में होने के कारण इनका आयात और निर्यात आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखो बच्चों तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा, भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। अब कोयले के साथ ये समस्या है बच्चों कि भारत में कोयला तो भरपूर है लेकिन लगातार ये कम होता जा रहा है। भविष्य के लिए यदि देखें तो कोयला लगातार रूप से कम होता जा रहा है। और पेट्रोलियम की यदि मैं बात करूं बच्चों तो विदेशों से आयात किए जाने के कारण भारी मात्रा में इस पर पूंजी लगाई जा रही है। बहुत ज़्यादा पैसे हमारे भारत के विदेशों में पेट्रोलियम को आयात करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके भारत के सामने ये समस्या है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फिर आखिर क्या करे, तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय है बच्चों नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या होगा बच्चों कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी की और विदेशों से आई हुई टेक्नोलॉजी की सहायता से शांतिपूर्वक कार्यों में नाभिकीय ऊर्जा का कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रमुख रूप से इसमें यूरेनियम और थोरियम की आवश्यकता होती है। अब जो यूरेनियम होता है बच्चों उसका निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। यूरेनियम भी भारत में है और थोरियम भी भारत में है कुछ मात्रा में। बाकी का ये चीज़ें हम बाहर ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, इन देशों से आयात भी करते हैं। उत्पादन कहाँ कहाँ है भारत में? झारखंड के जादूगुड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है यूरेनियम का। मेघालय के डोमिया सियात, राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, महाराष्ट्र के भंडारा और हिमाचल के कुल्लू क्षेत्र में इनका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों थोरियम, केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है बच्चों वो केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच, एक बीच का नाम है पुलिन, वहाँ पर इसके भंडार पाए गए हैं और ये रेत में मिलता है। वहाँ की जो रेत है वहीं पर ही ये थोरियम पाया जाता है। यदि इस तकनीक का भारत में इस्तेमाल होने लग गया बच्चों, हालांकि अभी इस पर विकास ज़्यादा हो नहीं पाया है थोरियम के ऊपर, लेकिन यदि इस पर काम चल रहा है और इस पर काम हो गया और इसका उत्पादन हमने चालू कर दिया तो भारत के पास इसकी अकूत संपदा भारत में है थोरियम की, और भारत इस ऊर्जा का उपयोग अपने विकास के लिए भारी मात्रा से कर सकता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और उसके बाद लगातार रूप से परमाणु ऊर्जा आयोग शांतिपूर्वक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम सौर ऊर्जा। हम जानते हैं बच्चों कि सूर्य जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो अनलिमिटेड है,
अर्थात ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है और लगातार रूप से लगभग पूरे 12 महीने और दिन के लगभग 12 घंटे हमें प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा को क्यों ना हम अपने उपयोग के लिए किए जाए और ऐसी ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो सूर्य की किरणों को वोल्टाइक सेलों से परिवर्तित करके ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, गुजरात, राजस्थान में इनके विकास की अधिक संभावना है। अगला जो काल होगा बच्चों वो गैर परंपरागत ऊर्जा के काल होगा, क्योंकि जिन देशों ने या जिन क्षेत्रों ने इसमें तकनीक हासिल कर ली इन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की गैर परंपरागत, वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, इनकी मात्रा क्या है, सीमित है बच्चों, ये समाप्त होने वाले स्रोत है। ठीक है, अगला है पवन ऊर्जा। प्रवाहित पवन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इनकी अनुकूल स्थितियां है, क्योंकि यहाँ पर पवन ज़्यादा तेज़ी से चलती है और ज़्यादा समय तक चलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। जो ज्वार भाटा जो बच्चों समुद्र में होते हैं, तटीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, उनसे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो तरंगे उठती हैं उनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जा रही है किन्हीं क्षेत्रों में। पश्चिमी तट पर इसकी अधिक संभावना है। भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर इसकी अधिक संभावना है बच्चों। इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। बच्चों, भूगर्भ से, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है या गर्म पदार्थ निकलते हैं उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला मैग्मा या लावा के साथ ऊर्जा भी विमुक्त होती है। इसके अलावा गीज़र, कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में इसका कार्य चल रहा है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा पर भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम जैव ऊर्जा। जैविक उत्पादों से यदि हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि कृषि अवशेष, जो कृषि के अवशेष बच जाते हैं उनसे, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट से इसे प्राप्त किया जा सकता है। जो कचरा है, खास तौर से बच्चों ठोस जो कचरा है, उनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट भारत में खूब सारे स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े मात्रा में देखो बच्चों तो नई दिल्ली के ओखला में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिससे कि नगरपालिका और औद्योगिक जो अपशिष्ट है उनसे हम जैव ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों, खनिज संसाधनों का संरक्षण। हम सब जानते हैं बच्चों खनिज संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और यह यदि हम लगातार रूप से इनका अतिरिक्त प्राप्ति करते रहे, अतिरिक्त उपभोग करते रहे तो यह कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनका हमें उचित उपयोग करना है। ठीक है, पोषणीय विकास, संपोषणीय विकास बच्चों, सतत विकास, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सतत और संपोषणीय विकास अर्थात भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो इस तरीके से भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यदि हम संसाधनों का वर्तमान में उपयोग करेंगे तो हमें भविष्य में समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि हम अंधाधुंध तरीके से वर्तमान में इन संसाधनों का उपयोग करेंगे तो भविष्य में ये है जो खनिज है या दूसरे संसाधन है वो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सतत पोषणीय विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है। हमने बताया सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन आवश्यक है, क्योंकि हम भविष्य में यदि संसाधनों की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें वर्तमान में उनका उपयोग समुचित रूप से करना होगा। अर्थात जहाँ पर आवश्यक है, जहाँ पर अति आवश्यक है वहीं पर ही उनका उपयोग होगा। यदि उसका दूसरा अल्टरनेट उपलब्ध है तो हमें दूसरा अल्टरनेट भी उसका यूज करना चाहिए, कम से कम उसका व्यय करना चाहिए। अर्थात यदि उसमें हमें उपभोग करने के बाद यदि दोबारा रिसाइकिल हो सकता है तो उसका भी रिसाइकिल हमें करना चाहिए। इसके लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास को पर्याप्त बल प्रदान किया जाना चाहिए। अति अल्प मात्रा में उपलब्ध धातुओं के उपयोग के स्थान पर उनके प्रतिस्थानों का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कोई बहुत कम मात्रा में धातु है या बहुत कम मात्रा में कोई संसाधन है तो उसका कोई दूसरा प्रतिस्थापन हो सकता है, ऐसा देखना चाहिए। नई नई तकनीक विकसित करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि सतत पोषणीय विकास हो सके। ठीक है,
और जिससे कि भविष्य की जो पीढ़ियां है, आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी ये संसाधनों का लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो हमने आज देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो विभिन्न खनिज पदार्थों में हमने देखा कि लौह, अलोह, ठीक है बच्चों, इसके बाद में अधात्विक और ईंधन खनिज, सभी प्रकार के खनिजों का हमने एक एक उदाहरण देखा, इनके बारे में विस्तार से वर्णन किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर किया। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के क्या प्रकार होते हैं, खनिजों की क्या विशेषता होती है, और विभिन्न प्रकार के खनिजों की एक एक की व्याख्या देखी, उनके उत्पादन क्षेत्र देखे, भारत में कहाँ कहाँ उनका उपयोग और उत्पादन हो रहा है। इसके बाद अंतिम रूप से देखा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,